अब तक हमने विश्व की शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध की जनजातियों और वहाँ रहने वाले निवासियों का अध्ययन किया। इसके अलावा हमने कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले बुशमैनों का भी अध्ययन किया। शीत कटिबंध में एस्किमो का अध्ययन किया। उष्ण कटिबंध में रहने वाले भूमध्य रेखा पर रहने वाले पिग्मीज का अध्ययन किया। आज हम समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल में रहने वाले किर्गिज जाति के निवासियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किर्गिज जनजाति के बारे में सबसे पहले मैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा करूं तो किर्गिज लोग ये मध्य एशिया के उच्च पठारी भूभाग है, वहाँ के निवासी हैं। इनके प्रांत का नाम किर्गिजिया है, जो भूतपूर्व सोवियत संघ का ही एक राज्य है। और कई वर्षों तक किर्गिज लोग चलवासी पशुचारक का जीवन व्यतीत करते रहे थे, परंतु जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद से पूर्ववर्ती सोवियत संघ के में आर्थिक विकास और सामाजिक ढंग, संगठन और वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति बड़ी तेजी के साथ होती रही है, जिसके फलस्वरूप किर्गिजिया के निवासी सामूहिक कृषि फार्मों, कलेक्टिव फार्म के रूप में स्थायी कृषि करने लगे हैं। खनिज पदार्थों की भी खुदाई की गई और निर्माण उद्योग के बहुत से कारखाने खोले गए हैं। फिर भी जो किर्गिजिया जो प्रदेश में पशुचारण है और पशुओं के साथ मनुष्य का जो सामाजिक प्रवास है वह पठारों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी होता है। किर्गिज लोगों की जो निवास प्रांत का क्षेत्रफल है लगभग 197,000 वर्ग किलोमीटर और इनकी जनसंख्या लगभग 19 लाख से ज़्यादा है। इनके रहने वाले स्थलाकृतियों की मैं बात करूं तो किर्गिजिया की भूमि विषम स्थलाकृति की है और इसमें यह क्षेत्र एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है। महासागरों से ये अति दूर है और इस प्रदेश के उत्तर में कजाकिस्तान का विस्तृत मैदान है, परंतु किर्गिजिया की भूमि है वो पठारी है, जिसके कारण दक्षिण की ओर भूमि उच्च होती गई है, जिसमें नीचे पहाड़ियाँ और कटे हुए ऊंचे पठार हैं। इन पठारों की ऊंचाई समुद्र तल की से लगभग 2400 से 3600 मीटर तक है। इन पठारों के दक्षिण में तयानसान पर्वत श्रेणी है और जिसके उच्च शिखर सदैव हिमाच्छादित रहते हैं, परंतु उनमें बहुत से ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। उच्च पठारी प्रदेश के जो इनके उत्तर पूर्वी भाग में खारे जल की एक बड़ी झील है, जिसे इसिक-कुल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मीठे पानी की कई छोटी झीलें हैं जो अधिकतर तियानसान पर्वत में निकलने वाली छोटी छोटी नदियों के मार्ग में हैं। ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई सरदरिया नामक नदी में मिल जाती हैं। इसके अलावा पर्वतों से निकलने वाली सैकड़ों जल स्रोतों का किर्गिज लोगों के लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक महत्व रखता है। इसी तरह हम देखते हैं कि किर्गिजिया पश्चिमी भाग में फरगना श्रेणी और दक्षिणी पश्चिम में अलाई श्रेणी के बीच में स्थित है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में तियानसान की उच्च श्रेणी स्थित है। इस प्रकार यह पठारी प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों से श्रेणियों से घिरा हुआ है और ये केवल उत्तर की ओर इसका संपर्क है वो साइबेरिया के विस्तृत मैदान से है। नदियों की घाटियों की ओर फरगना घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 500 मीटर है। शेष ऊंचाई वाला भाग पठारी और पर्वतीय रूप में देखने को मिलता है। अब मैं इनकी जलवायु और वनस्पति की बात करूं, किर्गिज प्रदेश पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है और महासागरों से अति दूर है, इसलिए भाप भरी हुई पवनें इस प्रांत में नहीं पहुंचती हैं। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय ड्राई कॉन्टिनेंटल प्रकार की है और तियानसान पर्वत की जलवायु अत्यंत ठंडी है। वर्षा अल्प मात्रा में होती है, जो अधिकांशतः ग्रीष्मकाल में भी चारे की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा ऊंचे पठारों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पहाड़ियों और पर्वतों पर हिमपात इतना अधिक मात्रा में होता है कि शीतकाल में यहाँ पशुचारण नहीं हो सकता। अतः शीतकाल आरंभ होते ही किर्गिज लोग अपने पशुओं के झुंडों के पर्वतों से नीचे पठारों और तलहटियों में ले आते हैं। नीचे भागों में ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। वनस्पति भी ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होती है। नीचे मैदानी भागों में स्टेपी घास होती है, वृक्ष नहीं होते हैं। पहाड़ियों पर 1800 मीटर से शंकुधारी वन प्रारंभ होते हैं। 2500 मीटर की ऊंचाई तक
जो लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। इसके ऊपर 3500 मीटर तक घास होती है, जो ग्रीष्म काल में पशुओं के चराने के लिए बहुत उपयुक्त और पोषक होती हैं। उसके ऊपर केवल जिसको काई और लाइकेन होते हैं। फिर हिमरेखा मुख्य रूप से प्रारंभ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इनके जो आर्थिक उद्योग हैं किर्गिज लोग, हम देखते हैं कि इनका जो प्राचीन काल से चला आ रहा मुख्य आर्थिक उद्यम पशुपालन है। पूर्ववर्ती सोवियत रूस की महाक्रांति के बाद सारे पूर्ववर्ती सोवियत संघ में कृषि और निर्माण उद्योग की उन्नति के साथ साथ इस प्रदेश में भी प्रगति हुई है। हम देखते हैं कि उत्तर के नीचे पठारी भाग में तलहटियों में नदियों की घाटियों में कृषि होती है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति बहुत भारी जो प्रगति के रूप में देखने को हुई है। किर्गिज लोग लंबे वर्षों तक चलवासी पशुचारकों का जीवन व्यतीत करते थे, परंतु अब उनके प्रदेश में निचले भूभागों में सामूहिक कृषि के फार्म के द्वारा स्थायी कृषि करते हैं। यहाँ यांत्रिक कृषि होती है, जिसमें नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कृषि फसलों में गेहूँ जो मुख्य रूप से फसलें की जाती हैं। फरगना घाटी में कपास भी उत्पन्न होती है। पर्वतीय श्रेणियों में कुछ खनिज पदार्थ हैं, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, गंधक है, पारा है, सुरमा है, संख्या है, अणुवर्तीय खनिज हैं आदि मुख्य रूप से इनमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसके प्रयोग के करने से बहुत सारे कारखाने खोले जा रहे हैं और पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ में खनिज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बहुत तेज़ी से उन्नति मुख्य रूप से हो रही है। इसके अलावा हम इनके आर्थिक उद्योगों में बात करें तो रेशम के वस्त्र निर्माण की मिलें, सूती वस्त्र निर्माण की मिलें, औंस, किंजिल, किया, सुल्योटा, दजालाबाद, तालाश आदि नगरों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जिनमें छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के निर्माण भी होते हैं। पशुपालन का उद्योग सर्वप्रधान उद्योग है और वर्तमान काल में घाटियों तथा नीचे पठारी तथा स्थायी कृषि फार्मों पर भी पशुपालन होता है। इन पशुओं में दूध देने वाले पशु मुख्य होते हैं। ये लोग स्थानबद्ध पशुचारक हैं। चलवासी पशु चारक उद्योग आज तक भी अपना महत्व बनाए हुए हैं इन लोगों में, और निचली तलहटियों में ऊंचे पठारी पर चारा तथा घास बहुत पोषक होते हैं। यहाँ विस्तृत चारागाहें हैं, जिनमें भेड़ों, बकरियां, गाय, याक, घोड़ों के बड़े बड़े समूह चराए जाते हैं। इन पशुचारक का जीवन वर्णन ही यहाँ मानव भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है, जिनका हम इनका अध्ययन करते हैं। अब मैं इनके पशुचारण के जो सामूहिक प्रयास हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। हम देखते हैं कि किर्गिजिया में प्राकृतिक घास पशुओं के लिए बहुत पोषक चारा है। किर्गिज लोगों के पास भेड़ों के बड़े बड़े झुंड होते हैं और ये दूध देने वाले पशुओं में गायें तथा याक मुख्य रूप से पालते हैं या पालन करते हैं। याक दूध देने तथा बोझ लाद कर लाने और ले जाने के लिए चराए जाते हैं। घोड़े सवारी करने तथा घरेलू सामान ढोकर ले जाने के लिए होते हैं। यहाँ के ऊँट 2 कूब वाले होते हैं, 2 कुबड़ होते हैं, जो बैक्टीरियन नस्ल के होते हैं। चारे की तलाश में पशुओं को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में ले जाना होता है। ग्रीष्म ऋतु में निचली भूमियों की घास सूख जाती है, परंतु पठारों के ऊंचे भागों पर, पहाड़ियों पर गर्मी में के मौसम में बर्फ़ पिघल कर बह जाती है और वहाँ उत्तम प्रकार की घास उग जाती है। अतः ग्रीष्म काल में ये किर्गिज लोग अपने पशुओं और परिवार को लेकर ऊंचे पठारों और ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ प्रत्येक गांव वाले की, प्रत्येक घाटी वालों की अलग अलग निश्चित चारागाहें होती हैं और ये चारागाहें 2500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाइयों तक शंकुधारी वनों के ऊपरी ढालों पर स्थित होती हैं। इस रसदार चारे को खाकर जो पशु हैं, इनके भेड़े हैं तथा अन्य जो पशु हैं, काफ़ी मोटे ताजे हो जाते हैं। और अक्टूबर के महीनों में उच्च भूमियों और पहाड़ियों पर जब हिमपात आरंभ हो जाता है, तब किर्गिज पशुचारक अपने पशुओं को लेकर घाटियों में चले आते हैं, जहां दिसंबर से मार्च तक की शीत ऋतु ये मुख्य रूप से वहां अपनी व्यतीत करते हैं। अप्रैल के बाद जब बर्फ पिघलनी प्रारंभ हो जाती है, तब किर्गिज अपनी ग्रीष्मकालीन ऊंची चारागाहों का जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और मई तथा जून के महीनों में ये मार्ग में ठहरते हुए जून के अंत तक
फिर अपने पशु तथा परिवार के साथ ऊंची पहाड़ियों और पर्वतीय ढालों पर जा पहुंचते हैं। गर्मी की ऋतु में इन ठंडी चारागाहों में ये लोग व्यतीत करते हैं। इस प्रकार किर्गिज लोगों का मौसमी जो प्रवास है वो प्रतिवर्ष होता रहता है। कभी ऊपर से नीचे जाना, कभी नीचे से ऊपर पहाड़ों की ओर जाना। इतने दूरगामी प्रवास के लिए ये बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इनको प्रबंध करना पड़ता है और ये देखते हैं कि अपनी जीविका और जीवन यापन के आधार पर हजारों पशुओं का केवल संयोग और या संभावना के भरोसे इनको नहीं छोड़ा जा सकता। रास्ते में ये किन किन स्थानों पर डेरा डाला जाएगा, इस विचार से मार्ग में चारा मिलने और जल मिलने के विश्राम स्थानों को ये सावधानीपूर्वक निश्चित किया जाता है। हिमपात द्वारा टूट गई पगडंडियों को पुनः ठीक किया जाता है और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से सोचे हुए स्थानों पर पर्याप्त चारा अथवा जल नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए भी कोई बचाव रखा जाता है और किसी समीपवर्ती ये दूसरे जो मार्ग हैं या स्थान पर भी विचार पूर्वक प्रबंध रखना इनको महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रास्ते में मौसम कैसा रहेगा अथवा वर्षा या हिमपात का सामना करना पड़ेगा, इस बात की भी कोई भविष्यवाणी इनके सामने नहीं की जा सकती। अतः पूरी कोशिश करने पर भी रास्ते की यात्रा को ठीक 100% ब्यौरेवार योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता। इस कारण ये मौसम की आकस्मिक घटनाओं से भी बच जाने का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक ही चारागाह में बहुत से किर्गिज परिवारों की भेड़ों की झुंडों, पशु समूह को चारा नहीं मिल सकता। इसलिए मार्ग में ये अलग अलग ये जो समय होते हैं अलग अलग विश्राम स्थलों पर ठहरते हैं तथा यात्रा के बाद ग्रीष्मकाल उच्च चारागाहों में पहुंच जाने के बाद भी अलग अलग भूमियों में दूर दूर तक फैले रहते हैं। ऐसे अवसर बहुत कम और केवल क्षणिक होते हैं जब किर्गिज परिवार बहुत बड़ी संख्या में किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। ये सब इन अपने पशुओं को चराने के लिए सारी परिस्थितियों को समझते हुए ये अपने जो बड़े से बड़े झुंड होते हैं उसको अलग अलग प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपने पशुओं के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। अब मैं इनके भोजन सामग्री के बारे में बात करूँ तो किर्गिज लोगों का भोजन दूध, दही, मक्खन, पनीर और मांस मुख्य रूप से होता है। भेड़, बकरियां तथा याक दूध से बकरियों से इनको दूध प्राप्त होता है। दूध को भेड़ की खाल से भरी मस्कों में रखा जाता है और इस दूध को खट्टा बनाकर पिया जाता है। मक्खन है, पनीर है आदि को ये खाल के थैलों में भरकर रखा जाता है। भेड़ों का मांस खाया जाता है और कोई जंगली जंतुओं का भी ये शिकार कर लेते हैं। कुछ जंगली जंतु ऐसे परभक्षी होते हैं जो भेड़ों या पशुओं को मार खाते हैं, जैसे तेंदुआ हैं, भेड़िए, चित्ते आदि हैं। किर्गिज इन जंगली पशुओं को मारकर खाने का अवसर है वो मुख्य रूप से निकाल लेते हैं। इसके अलावा ये ऊन है तथा भेड़, पशु, घोड़े आदि का ये किर्गिज निची भूमियों में स्थायी रहने वाले कृषक जो लोग होते हैं इनको ये बेच जाते हैं और बदले में गेहूँ, जो आटा आदि सामान ले लेते हैं और उस आटे की रोटियां मक्खन में तले हुए पराठे बना लेते हैं। परंतु रोटियां बहुत कम खाई जाती हैं और इनका मुख्य भोजन है खट्टा दूध, पनीर, मक्खन और मांस मुख्य रूप से ही होता है। सब्जियां या तरकारियां इनके भोजन में नहीं होती हैं। उनके बदले में मोल लिया हुआ आलू भी कुछ मात्रा में ये लोग खाते हैं। इस तरह ये अपना खान पान में मुख्य रूप से पशुओं से मिलने वाले भोजन दूध, दही और मक्खन और पनीर पर भी मुख्य रूप से निर्भर रहते हैं। इनके वस्त्रों की मैं मुख्य रूप से बात करूँ तो किर्गिज के वस्त्र हैं ऊन या खाल के बने हुए होते हैं। वर्ष के 12 महीने ये ऊनी कपड़े पहनते हैं। पुरुष और स्त्रियां सभी लंबे कोट पहनते हैं। पुरुष पाजामे पहनते हैं, स्त्रियां ऊनी दोड़ू साड़ी की तरह बांधती हैं अथवा पजामे पहनती हैं। सिर पर पुरुष लोग खाल की टोपी पहनते हैं और स्त्रियां सूत के कपड़े का स्कार्फ बांधती हैं। यह सूती वस्त्र ऊन इत्यादि के बदले में इनसे मोल में लिया जाता है। पैरों में खाल के बूट, जूते पुरुष और स्त्रियों के समान होते हैं। ये ऊनी वस्त्रों को बड़े साधारण से करगे पर बुन लिया जाता है। ये लोग बढ़िया बेल बूटेदार कालीन और गलीचे, गुम्दे आदि मुख्य रूप से बनाते हैं। इनके गृह और तंबू की मैं बात करूँ तो चलवासी जो होते हैं इनका स्थायी निवास बहुत कम देखने को मिलता है। लंबी लंबी इनको यात्राएं करनी होती हैं और एक चारागाह से दूसरी चारागाहों को पशुओं को ले जाना होता है। इसलिए ये घरेलू सामान बहुत कम रखते हैं। निवासियों के लिए इनका तंबू होता है जो उनके नमदे का बना हुआ होता है। लकड़ियों का एक वृत्ताकार ढांचा बना लेते हैं जिसके जो व्यास है लगभग 12 से जो 14 मीटर है उसके बीच में होता है और इसको
ऊनी जो नमदे होते हैं उससे मढ़ देते हैं। इस तंबू के बीच में ऊपर छत में एक छोटा सा वृत्ताकार छिद्र रखा जाता है जिससे धुआं बाहर निकल जाए। नमदे और खालों से मढ़ा हुआ तंबू बालों की ऊंची रस्सियों से कस दिया जाता है। यह तंबू वर्षा, ठंड, हिमपात से इनकी रक्षा करता है। और जब ये दूसरे स्थान पर इनको जाना होता है तब तंबू के नमदे, बांस आदि को घोड़े या याक आदि पशुओं पर लाद कर ये दूसरे स्थान पर इनको ले जाते हैं। पशुओं का गोबर तथा घास पात आग जलाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। फर्नीचर की जगह ये ऊनी कंबल, नमदे और गलीचे मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये इन्हीं पर बैठते सोते हैं और दूध, पनीर, आटा आदि रखने की खलड़ियाँ होती हैं। शोरबा, मांस या खट्टा दूध परोसकर खाने के लिए शोरबा, मांस, खट्टा दूध परोसकर ये खाने के लिए एक लकड़ी की एक छोटी थाली होती है अथवा मोल लेवा कोई भी हल्का पात्र ये लोग काम में लेते हैं। पकाने के लिए हल्की देगची, केतली जिसको बोलते हैं, और चमचा तथा एक दो कटोरियाँ मुख्य रूप से इनके पास में होती हैं। इसके अलावा इनके पास ज़्यादा कोई विशेष सामान नहीं होता है जिनका ये उपयोग करते हैं। चूल्हा प्रत्येक स्थान पर कुछ पत्थर के टुकड़ों से बना लिया जाता है और वो उसी स्थान पर ये छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये अपना जीवन यापन तंबू के सहारे ही मुख्य रूप से करते हैं। अब वर्तमान में इनकी आर्थिक विकास की मैं बातें करूं या इससे पहले मैं व्यापार के बारे में इनकी चर्चा करूं तो किर्गिज लोग ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, नमदे, गुमदे, कंबल, दुसाले, खाले तथा कुछ पशु, घोड़े इत्यादि बेचते हैं और इनके बदले में आटा, चाय, नमक, सूती वस्त्र, कपड़ा, दिया सिलाई, बंदूकें आदि वस्तुएं मोल में ले लेते हैं। वर्तमान में इनकी आर्थिक स्थिति और विकास के बारे में मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि रूसी क्रांति के बाद में इन लोगों के आर्थिक जीवन में एक नई उन्नति आई है। जहां पहले ये लोग चारागाहों थी, वहां अब सरकारी बड़े बड़े कृषि फार्म बना दिए गए हैं और वहां सामूहिक कृषि फार्म बन गए हैं जिन पर यांत्रिक कृषि होती हैं, जिनमें आधुनिक जो यंत्र हैं जैसे हेरो हैं, ट्रैक्टर हैं, मशीन हैं, हार्वेस्टर हैं आदि कृषि यंत्रों और ट्रकों के द्वारा जो प्रयोग है इन फार्मों पर गेहूं आदि जो फसलों का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है, जिससे इनका उत्पादन है काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसके अलावा ये कृषि जो फार्म है इनमें खाद का बहुत उपयोग करते हैं। इसके ये कपास है, पटसन है, रेशम आदि का भी उत्पन्न और उत्पादन करने लग गए हैं। खनिज पदार्थों में मुख्य रूप से इनकी बात करें तो कोयला, तेल, पारा, गंधक है, एंटीमनी है आदि धातुओं को खाने से निकालने और खनन उद्योग मुख्य रूप से यहाँ स्थापित होने लगे हैं। सूती वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र हैं, इनका ये निर्यात निर्माण कर नज़दीकी मिलों में स्थापित की गई है, जिनका ये इन कपड़ों का निर्माण करते हैं। अन्य विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे निर्माण उद्योगों का भी विकास किया गया है। लोगों को सामान्य शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा भी दी गई है। नए नए रेल मार्ग बनाए गए हैं जिनके द्वारा इस प्रदेश को अन्य क्षेत्रों से संबंधित किया गया है या जोड़ा गया है, जिससे इस प्रदेश को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा इनकी जो आर्थिक और सामाजिक उन्नति के फलस्वरूप नए नगरों का विकास किया गया है और कुछ नए नगरों का विकास इनके आपस में व्यापार के कारण हुआ है, जिनमें फ्रुंजे, लोतमाग, रिबाची, औंस, दजाल आबाद और तास कुमिर मुख्य ऐसे नगर हैं जिनके इन किर्गिज जो निवासी हैं इनके महत्वपूर्ण रूप से विकास के लिए इन नगरों का उन्नति हुआ है। वर्तमान विकास के साथ साथ हम किर्गिज लोगों का जो पशुचारण है और थोड़ी संख्या में मौसमी प्रवास अभी भी इनके होता है और संभव है कि अल्प संख्या में भविष्य में भी इनकी जो प्रवास है, मौसमी प्रवास, ये होता रहेगा, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं की सीमा कुछ इसी प्रकार की है, जिससे ये पशुचारण इनके लिए हमेशा लगातार बना रहेगा। धन्यवाद।